नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज से हम साइंस की अपनी पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं साइंस के अपने 3 पोर्शंस होते हैं, एक फिज़िक्स वाला, एक केमिस्ट्री वाला, एक बायो वाला। और आयोग की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि साइंस के प्रश्नों की संख्या ठीक-ठाक होती है। लगभग 25 के आसपास प्रश्न जो है, वो विज्ञान वाले पार्ट से पूछे जाते हैं। और विज्ञान में भी जो प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक रहती है वो बायो और फिजिक्स वाले पार्ट से रहती है। आरओ के पेपर में आपने हाल ही में देखा है कि यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, उल्टा कर दिया थोड़ा। बायो की जगह फिजिक्स के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको ये मान करके नहीं चलना है कि अब बायो नहीं पढ़नी है, फिजिक्स ही पढ़नी है। मुख्य रूप से आपको दो इसके जो पोर्शन है, फिजिक्स वाला एक बायो वाला, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम यहाँ से दो सब्जेक्ट जो है आपकी लेकर के चलेंगे और बहुत जल्दी ही उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है वो जुलाई में इसकी जा चुकी है। पीसीएस का प्रीलिम्स हो, आरओ एआरओ का प्रीलिम्स हो, दोनों ही जुलाई में होने हैं। और मैंने पहले से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस चैनल पर कंप्लीट कराई हुई हैं। इसके लिए मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूँगा ताकि हमारे जो नए मित्र हैं जो इस चैनल से जुड़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं जिनका वह लाभ ले सकते हैं। जैसे मैंने पॉलिटी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पूरा का पूरा आपके लिए कंप्लीट कराया हुआ है। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पूरी की पूरी मैंने आपको क्लास 6 से लेकर के 12 तक कराई हुई है। इसके अलावा पीसीएस के जो 30 सालों के पेपर्स हैं 1991 से लेकर के 2023 तक के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रीलिम्स में। चाहे आयोग का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आयोग की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, उसमें जो 30 सालों के पेपर हैं उनको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है और उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा है और उसका जो रिव्यू है आप लोगों के द्वारा जो दिया गया है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। और निश्चित रूप से अगर आप उसको पढ़ रहे होते हैं या उसको आपने पढ़ा है तो इसका लाभ आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको पॉलिटी कराई है, मैंने आपको एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पहले ही कंप्लीट करा दी है। पीसीएस प्री के 30 सालों के पेपर मैंने आपको कराए। मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट जो कि हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो जो है इस चैनल पर अवेलेबल है। और इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री में से भी जो स्पेसिफिक पोर्शन है जिसको आयोग अपने सिलेबस में भी जो है अलग से बताता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो पार्ट है, उसको मैंने 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है और उसकी जो पीडीएफ है वो भी मैंने आपको वहाँ पे शेयर की हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जितने भी बेसिक्स हैं आपके वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। चाहे एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की भी हम बात करें, उसकी भी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। तो क्योंकि साइंस को मैंने बिल्कुल चैप्टर वाइज अब तक आपको नहीं पढ़ाया था, तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम साइंस को यहाँ से कवर करेंगे। आपकी जितनी भी साइंस है वो यहाँ से कवर हो जाएगी। और मंडे से, ठीक है, आज सैटरडे है, मंडे से जो है आपकी एक और सब्जेक्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल चैप्टर वाइज। और क्लासेस की सबसे बड़ी खासियत ये होगी, बेशक आपको ये महसूस होगा मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ अपने हाथ से लिख करके और केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जो क्वालिटी रहे वो आप यहाँ से खुद देख करके बताएंगे। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि आप जो है प्रीलिम्स के लिए पूर्वावलोकन पढ़ते हैं सारी चीज़ों का। साइंस का पूर्वावलोकन इस क्लास को देखने के बाद में आप उठाना, और जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी चैप्टर को आप पूर्वावलोकन से देखना। आप सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके होंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको पूरी की पूरी साइंस कराने वाला हूँ और ये बहुत जल्दी खत्म हो, क्योंकि मैंने पहले से ही एडवांस में बहुत सारी चीज़ें तैयार करके रखी, ठीक है। तो ये क्योंकि 5 मिनट मैंने इसीलिए लिया कि थोड़ा सा आपको बता दूंगा किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि मेरी क्लास देखना। ये क्लास देखने के बाद में आप पूर्वावलोकन का वही चैप्टर जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ उसको वहाँ पे जो है देखिएगा। आपको पता चलेगा कि जो चीज़ हम पढ़ के आ रहे हैं वो बहुत ही शानदार है, ठीक है। क्योंकि आप इसको पढ़ करके पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे ये तो हमने पहले से ही पढ़ रखे हैं, तो इससे आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की पहली क्लास है। फिजिक्स जो शब्द है ये लैटिन भाषा के फिजिस शब्द से निकला है, ठीक है। फिजिक्स जो वर्ड है आपका, यानी जिसको हम भौतिकी कहते हैं, तो अंग्रेजी वाला इसका जो वर्जन है फिजिक्स, ये लैटिन भाषा के वर्ड फिजिस से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। भौतिक विज्ञान को या फिजिक्स को अगर हम परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं? भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान का जनक या फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है? तो आइजैक न्यूटन को जो है फिजिक्स का फादर कहा जाता है। और आइजैक न्यूटन ने एक बुक भी लिखी है,
ये बुक जो है पूछी जा चुकी है, नाम इसका, इसलिए मैंने इसको कंक्लूड कर दिया यहाँ पे। प्रिंसिपिया नामक बुक जो है वो आइजैक न्यूटन के द्वारा लिखी गई है। तो भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे सर आइजैक न्यूटन। और अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न फिजिक्स जो है इसका फादर कौन है, आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो आइंस्टीन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। हमारा जो चैप्टर है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है भौतिक राशियां। ठीक है, यहाँ से भी अक्सर करके प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही वैल्यूएबल चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। आप थोड़ा सा क्लास में बने रहिएगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि आपको चीजें, आप मतलब इस चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आज तक नहीं कहा, 600 से ज़्यादा वीडियो अपलोड मैं इस चैनल पर अब तक कर चुका हूँ। मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक नीचे लाइन वीडियो में मेरी में आपको अक्सर करके दिखती होगी कि केवल और केवल यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें मैं आपसे यहाँ से करा रहा हूँ ये अगर कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कोई भी वैल्यू एडिशन कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, तभी आप इस चैनल से जुड़ें। ठीक है, तो किसी भी क्लास की जो क्वालिटी है वो देखी जाती है क्लास जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपके दिमाग में कितनी चीज़ें गई, आपने कौन कौन सी नई चीज़ें सीखी और कितनी चीज़ों के बारे में आपको पता चला, तब आप क्लास को डिफाइन करते हैं। आप 2 मिनट में क्लास को स्किप करके चले जाते हैं। ये क्लास पूरा देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि हमने जो जहाँ से सीखा या हमको यहाँ से जो चीज़ें मिली वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा जो टॉपिक है भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों का मतलब क्या है? ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है, ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें गिना जा सके, जिनको हम काउंट कर सकें, जिनकी गणना की जा सके, उनको बोलते हैं हम भौतिक राशियां। और भौतिक राशियों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें से पहला पार्ट होता है इसका सदिश राशियां, जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरा पार्ट होता है अदिश राशियां, जिनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। भौतिक राशियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है सदिश राशियां, जिनको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, अदिश राशियां जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपने इस तरीके के प्रश्न अक्सर करके देखे होंगे कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है या निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आयोग ने पूछे हैं, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। हाँ, खास करके जिन मित्रों का बैकग्राउंड साइंस वाला रहा होगा तो उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ी होंगी। हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जैसे 12th लेवल पर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सदिश अदिश राशि, तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं वो न्यूमेरिकल वे में नहीं जाएंगे। हम केवल जो इसका एक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आयोग जो प्रश्न पूछता है वो जो आपकी समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी चैप्टर को लेकर के, वहां से प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो एक कह सकते हैं न्यूमेरिकल वे में क्वेश्चंस जो है नहीं देखने को मिलते हैं। तो हमको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझना है बहुत अच्छी तरीके से। थ्योरी भी आपको क्लास में मिलेगी और आपके सारे के सारे जो फैक्ट्स होंगे, सारे के सारे जो तथ्य होंगे, वो भी क्लास को देखने के बाद में यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो भौतिक राशियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सदिश राशियां, अदिश राशियां। सदिश राशियों को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश राशियों को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब सदिश और अदिश में फर्क क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सदिश जिसमें दिशा है या दिशा सहित। सदिश का मतलब है दिशा सहित, यानी ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए दिशा और परिमाण, ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और अदिश, अ का मतलब है निषेध, मतलब अ का मतलब है नहीं। तो जहां पर दिशा की आवश्यकता नहीं है या जिन राशियों को, जिन क्वांटिटीज को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन राशियों को, उन क्वांटिटीज को हम अदिश राशियों के नाम से जानते हैं। तो यहां से सदिश राशि और अदिश राशि में आपको फर्क यहां से पता चल गया होगा। अब ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पे सदिश राशियों की जो वैल्यू होती है वो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सदिश राशियों की जो वैल्यू होती है, वेक्टर क्वांटिटीज की जो वैल्यू होती है, वो धनात्मक भी हो सकती है, वो ऋणात्मक भी हो सकती है, वो शून्य भी हो सकती है। अदिश राशियों की जो वैल्यू है वो केवल धनात्मक ही होती है। ठीक है, अदिश राशियों की वैल्यू जो होती है, मान जो होता है उनका, वो केवल धनात्मक होता है। जैसे यहां पर समझिएगा, जैसे मैं अदिश राशियों की बात कर रहा हूं, इनको धनात्मक मान के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं।
जैसे आपको पता है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है किसी भी चीज का वजन। द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि -2 kg, ठीक है, -5 kg, -2 किलो, -5 किलो, इस तरह की चीजें आपने नहीं देखी होंगी। लंबाई जो हमारी एक राशि है, लंबाई का मान भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। -2 मीटर, -5 मीटर आपने नहीं सुना होगा। तो यहाँ से चीजें आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अदिश राशियां, इनको व्यक्त करने के लिए किसी मान की आवश्यकता होती है, किसी परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और जिनको केवल धनात्मक मान में ही व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी अदिश राशियां हैं। तो द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, जैसे टाइम हो गया, ठीक है, ये भी अदिश राशि है, क्योंकि इसको इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आयतन, वॉल्यूम, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप किसी भी चीज का वजन तोल रहे हैं, तो उसमें दिशा का कोई रोल नहीं है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, उसके केवल मान से हमको मतलब है, उसके आंकिक मान से हमको सिर्फ मतलब है। और दूसरी दिशा में अगर इन चीजों को देखेंगे, जैसे सदिश राशियों को देखेंगे, तो ये ऐसी राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता तो होती है, परिमाण की भी आवश्यकता होती है। दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए होती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे आपका विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण यानी एक्सेलरेशन हो गया, बल हो गया, भार हो गया, संवेग हो गया, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, ताप प्रवणता हो गई। ये कुछ ऐसी राशियों के नाम हैं जो सदिश राशियां हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। सदिश अवदिश राशि का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। अब मात्रकों के बारे में बात करते हैं। जो मात्रक हैं, मतलब किसी भी राशि का एक मात्रक होता है जिसमें उस राशि के मान को व्यक्त किया जाता है। तो मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां होती हैं। जैसे यहाँ पर 3 पद्धतियां आपको दिखाई दे रही हैं। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। इनका मतलब क्या है? एमकेएस पद्धति का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस पद्धति का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस पद्धति का मतलब है फुट पाउंड और सेकंड। इसका मतलब है कि एमकेएस पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। समय को सेकंड में मापा जाता है। समय का मूल मात्रक जो है तीनों ही पद्धतियों में सेकंड होता है। सेकंड एमकेएस पद्धति में भी है समय का मात्रक, सीजीएस पद्धति में भी है, एफपीएस पद्धति में ही है। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जिन मात्रकों की हमें आवश्यकता होती है, जो हमारे दैनिक जीवन में हम अक्सर करके जिनका प्रयोग करते रहते हैं, तो वो एमकेएस पद्धति के ही मात्रक होते हैं। अक्सर करके जो प्रश्न पूछा जाता है वो एमकेएस पद्धति से ही पूछा जाता है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक मात्रक हैं जो सीजीएस पद्धति में आते हैं, उनसे जुड़े हुए भी प्रश्न आपने पेपर में देखे होंगे, जिनको मैं यहाँ से आपको बता भी दूंगा कि ये चीजें जो है पूछी गई है। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धतियां आपको समझ में आ गई। एमकेएस का मतलब क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एफपीएस का मतलब है फुट पाउंड सेकंड। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज है एमकेएस, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति, एसआई सिस्टम, ठीक है, मात्रकों का जो एसआई सिस्टम है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमको देखना है। इसका गठन कब हुआ था अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति का? 1960 में इसका गठन हुआ। 1971 से इसको लागू किया गया। वैसे मात्रकों की संख्या कितनी है? 9 है। यहां पर समझिएगा चीज को, मात्रकों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसमें से मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं। अब मूल मात्रकों को मैं पहले बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति में जो राशियां हैं, मूल राशियां हैं, ठीक है, यानी जो किसी भी अन्य राशि की सहायता से नहीं बनी है, जिनके मात्रकों को किसी अन्य मात्रक की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो वो मूल है। तो मूल राशियों की संख्या अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति में 7 है। 7 मूल राशियां हैं और उनके 7 मूल मात्रक हैं। इसके अलावा 2 संपूरक मात्रक भी हैं। ठीक है, 2 संपूरक मात्रक भी हैं। तो इस तरीके से हम मात्रकों की संख्या 9 कह देते हैं। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा मतलब रखना है, या आपके लिए जो सबसे ज्यादा काम की चीज है, वो है जो 7 मूल राशियां हैं। क्योंकि पूरी की पूरी मापन वाली जो चैप्टर है आपका, मापन वाला जो अध्याय है, वो इन्हीं 7 मूल राशियां और इन 7 मूल मात्रकों के आधार पर ही जो है आपको देखने को चीजें यहाँ से मिलेंगी। और जितनी भी राशियां होंगी, यानी ये तो मूल राशियां और मूल मात्रकों की बात हो रही है, जो अन्य राशियां हैं जिनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक, तो
वो जो मात्रक हैं वो मूल मात्रकों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज जहां से कि काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं। 7 मूल राशियों का नाम आपको पता होना चाहिए। लंबाई या दूरी, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं। इनके 7 मूल मात्रकों के नाम आपको पता होने ही चाहिए। आपको पता होना ही चाहिए कि लंबाई का मात्रक क्या है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ताप का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है। लंबाई को मापा जाता है मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ताप का मात्रक है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। तो ये 7 मूल राशियां हैं। 7 इनके मूल मात्रक हैं। जो 2 संपूरक मात्रक हैं उनका नाम है रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन किसका मात्रक है? ये समतल कोण का मात्रक है। रेडियन समतल कोण का मात्रक है और स्टेरेडियन जो है ये घन कोण या ठोस सतह के कोण को अगर मापा जाता है तो स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो 2 संपूरक मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक हैं। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। हमने थोड़ी देर पहले ऊपर 3 पद्धतियों के नामों के बारे में देखा था, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। और अब हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मापक पद्धति के बारे में, एसआई सिस्टम के बारे में। तो जो एसआई सिस्टम है या एसआई पद्धति है मात्रकों के मापन की, ये क्या है? ये एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। यहाँ पर रेडियन का आया तो एक रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई, 180 डिग्री बटा पाई के बराबर होता है। इसको अगर डिग्री में व्यक्त करें हम तो 57.296 डिग्री के बराबर होता है एक रेडियन, जहां पर पाई की वैल्यू कितनी मानी गई है? 22/7 मानी गई है। अगर हमें रेडियन यानी किसी भी कोण का जो मात्रक है रेडियन जो है, रेडियन को अगर डिग्री फॉर्म में अगर हमको चेंज करना हो, रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तो हम उसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 180 डिग्री अपॉन पाई से गुणा करते हैं। और डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो हम इसका अपोजिट कर देते हैं, पाई बट्टे 180 से उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, अब आपने मूल मात्रक और मूल राशियों के बारे में पढ़ा। अब यहां से हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, और यहां से काफी सारे प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे किस तरीके से। व्युत्पन्न का मतलब है, व्युत्पन्न मात्रक का मतलब है ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से निगमित किए जाते हैं या मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, उनकी सहायता से इनको जो है तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे आपको पता है मीटर लंबाई का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक है, और मीटर और सेकंड दोनों कैसे मात्रक हैं? मूल मात्रक हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि चाल का मात्रक क्या होता है, चाल को आप किस में मापते हैं, तो चाल को आप मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। चाल को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो यहां पर 2 मात्रकों की आवश्यकता पड़ी चाल के मात्रक को व्यक्त करने में। चाल के मात्रक को व्यक्त करने में हमें 2 मात्रकों की आवश्यकता पड़ी है, एक मीटर की आवश्यकता पड़ी है, एक सेकंड की आवश्यकता पड़ी है। तो मीटर और सेकंड दोनों क्या हैं? आप पहले पढ़ चुके हैं, मूल मात्रक हैं। तो मूल मात्रकों की सहायता से हमने क्या बनाया? चाल का मात्रक बनाया। तो ये जो चाल का मात्रक है ये कैसा मात्रक है? ये व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं, उनके मात्रक होते हैं और उनका एक विमीय सूत्र होता है। वैसे जनरली आयोग विमीय सूत्र के बारे में नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन हो जाए, कभी कभार मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि विमीय सूत्र पूछा जाता है, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों को पढ़ ही रहे हैं तो विमीय सूत्र को भी पढ़ने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और मैं यहाँ से एक चीज़ और आपसे बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए साइंस की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट, ये जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ या आज से जो आप देख रहे हैं चल रही है, इस सीरीज के बाद में आपको साइंस के लिए कोई अलग से चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट समझने के बाद में सिर्फ आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाएं, जितने क्वेश्चन लगाना चाहते हैं उतने क्वेश्चन लगाएं, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर बने रहेंगे। ठीक है, तो हमने 7 मूल राशियां और 7 मूल मात्रकों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर जितनी भी भौतिक राशियां दी जा रही हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, वेग, त्वरण, संवेग, ये सारी की सारी जो राशियां हैं, ये कैसी राशियां हैं? ये व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसमें 4 कॉलम मैंने बना रखे हैं पहले से ही।
एक कॉलम में भौतिक राशियों के नाम है, व्युत्पत्ति, इनको किस तरीके से किस फॉर्मूले के बेस पर जो है बनाया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा इसका, और विमेय सूत्र क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं समझना है, बस आपको इतना समझना है कि भौतिक राशि का नाम क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। ये दो चीज आपको समझ में आ गई तो मात्रक अपने आप बन जाएगा, विमेय सूत्र अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल। मैं दो तीन चीजें आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं समय वेस्ट आपका करूंगा नहीं, क्योंकि फिर सारी चीजें उसी तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, तो बार बार मतलब ये है कि आपका समय वेस्ट करने से कोई यहाँ पे औचित्य नहीं है। तो क्षेत्रफल की जैसे बात करें, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप यहां से ये समझिए कि लंबाई भी क्या होती है, एक दूरी होती है, चौड़ाई भी क्या होती है, एक दूरी होती है। ठीक है, लंबाई भी एक दूरी है, डिस्टेंस है, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस है। तो वहां पर आपने देखा मूल राशियों में, मूल मात्रकों में, लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, हम मीटर में मापते हैं। मूल मात्रक है हमारा मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक है जिसको हमने मूल मात्रकों की सहायता से बनाया है। अब ये विमेय सूत्र क्या है, ठीक है, ये विमेय सूत्र क्या है, इसको किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, तो इसके बारे में दो तीन चीजें यहां से समझ लीजिए। विमेय सूत्र को हमेशा इस प्रकार के बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है, पहली चीज। ठीक है, विमेय सूत्र जब भी हमें किसी भौतिक राशि का लिखना है तो उसको हम इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दूसरा कि लंबाई जो होती है, लंबाई के लिए जो विमेय सूत्र में जो एक अल्फाबेट दिया जाता है वो एल होता है। ठीक है, एम, और द्रव्यमान के लिए जो अल्फाबेट दिया जाता है वो एम होता है। ठीक है, और समय के लिए जो एक अल्फाबेट यूज किया जाता है वो टी होता है। समझ गए, लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम, और समय यानी टाइम के लिए टी। ये चीजें जो है विमेय सूत्र में अल्फाबेटिकली यूज की जाती हैं। तो विमेय सूत्र कैसे बनेगा, आपने देखा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी एक डिस्टेंस है, चौड़ाई भी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मीटर में मापते हैं, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये इसका क्या बन गया, मात्रक बन गया। क्षेत्रफल का मात्रक अगर आपसे कोई पूछे, क्षेत्रफल को सॉरी, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो विमेय सूत्र कैसे बनेगा, आप यहां से देखेंगे कि यहां पर बात किसकी हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, लंबाई की बात हो रही है। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, दूरी है। तो यहां पर दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा, एल इंटू एल, और दो एल हो जाएंगी, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एल पर पावर 2 यानी एल स्क्वायर। और एल स्क्वायर को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, ब्रैकेट के अंतर्गत। तो एल स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र हो जाएगा क्षेत्रफल का। अब ऐसे ही आयतन का निकालें, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां पर भी वही सेम चीज है, लंबाई भी एक प्रकार की डिस्टेंस है, चौड़ाई भी एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, ऊंचाई भी एक प्रकार की डिस्टेंस ही होती है। तीनों को मीटर में, तीनों का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। विमेय सूत्र क्या होगा, आपको पता है कि तीनों ही एक प्रकार की डिस्टेंस हैं। डिस्टेंस को हम किस, डिस्टेंस के लिए हम किस अल्फाबेट का यूज करते हैं, एल का यूज करते हैं। और जब 3 एल हो जाएंगी तो एल पर पावर 3 हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, ये इसका विमेय सूत्र हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको चीजें बता रहा हूँ। इसके बाद में घनत्व, ये तो आपको समझाने के लिए चीजें चल रही हैं। एग्जाम में जो कुछ ऐसे मात्रक हैं जो पूछे जाते हैं उनको मैंने अलग से लिस्ट कर रखा है यहाँ पे, तो वो चीज भी आप आगे देखेंगे। आयतन हो गया, इसके बाद में घनत्व आते हैं। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। आपने मूल राशियां मूल मात्रक में पढ़ा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, अभी हमने निकाला। ठीक है, आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, अभी हमने यहां पे निकाला है। तो द्रव्यमान का केजी, आयतन का मीटर क्यूब, तो ये क्या बन गया, ये इसका घनत्व का मात्रक बन गया। किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब लिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर पर पावर 3, ये घनत्व का मात्रक होता है। अब इसको विमेय सूत्र के रूप में किस तरीके से फॉर्म करेंगे, मैंने आपको बताया, वजन के लिए, द्रव्यमान के लिए एम, दूरी के लिए एल लेंथ, समय के लिए टी, ये जो है यूज किए जाते हैं। तो आपको पता है, यहां पर देखिए किलोग्राम ऊपर लिखा हुआ है तो किलोग्राम के लिए अल्फाबेट यूज करेंगे एम,
किलोग्राम के नीचे मीटर क्यूब लिखा है। मीटर क्यूब का मतलब है ये दूरी है, दूरी के लिए हम अल्फाबेट यूज करते हैं एल, और इस पर पावर कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, इसको हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो अब कोई भी चीज की पावर, मतलब किसी भी चीज पर कोई पावर हो, उसको नीचे से ऊपर लिया जाए, ऊपर से नीचे लाया जाए, तो उसकी पावर का जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वो चेंज हो जाता है। तो एम पे पावर 3 लिख रहा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो एम एल पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विमी सूत्र हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इन चीजों को कनेक्ट करते चलेंगे। जैसे मैंने आपको क्षेत्रफल के बारे में बताया, आयतन के बारे में बताया, घनत्व के बारे में बताया। अब इसके बाद में वेग आ जाता है आपका। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बट्टे समय। वेग कैसे निकालते हैं, विस्थापन बट्टे समय, कितने समय में कितना विस्थापन हुआ, ये वेग है। तो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। विस्थापन भी क्या मतलब होता है विस्थापन का, ये भी एक प्रकार की डिस्टेंस होती है। तो विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, तो वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर बट्टे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर एक दूरी है, लंबाई है, तो इसको एल से दिखाएंगे। समय नीचे है तो समय को टी से दिखाएंगे। और जब किसी भी चीज पर कोई पावर नहीं हो तो उस पर पावर कितनी मानी जाती है, एक मानी जाती है। अब इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो जो पॉजिटिव पावर है ये नेगेटिव पावर बन जाएगी, यानी एल टी पावर -1। ये विमी सूत्र हो जाएगा किसका, वेग का। अब एक दो चीज और बताऊंगा, उसके बाद में आप यहाँ से अपने आप चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में त्वरण आता है। त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बट्टे समय। त्वरण कैसे निकालते हैं, वेग परिवर्तन बट्टे समय। वेग में परिवर्तन मीटर, और जो है, हाँ, वेग परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे वेग का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। और समय पहले से नीचे है तो इस पर पावर 2 हो जाएगी, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक हो जाएगा। और इसी तरीके से इसका हम क्या बना लेंगे, विमी सूत्र बना लेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई समस्या हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए मैंने लिखी है। मतलब ऐसे नहीं लिख दी कि बीच में से कहीं से भी लिख दिया होगा। हर अगला जो आप राशि देखेंगे, हर अगला जो मात्रक देखेंगे वो पिछले से कनेक्ट होगा, ताकि आपको चीजों को लिंक करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये कुछ विमी सूत्र हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पर अलग से मैंने चीजों को लिस्ट किया है, कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी मात्रक और विमी सूत्र जो कि अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो बेवर पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसको टेस्ला भी बोलते हैं। एक टेस्ला बराबर 1 बेवर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो अब जैसे आप आर्ट बैकग्राउंड के होंगे तो शायद हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, तो ये पहला ही जो चैप्टर है थोड़ा सा आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके बाद में चीज़ें आपको थोड़ी इजी लगने लग जाएंगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक दो बार चीज़ों को देख लीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है बेवर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको टेस्ला भी बोलते हैं। यानी अगर आपका ऑप्शन में ये पूछा गया क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वाला, तो बेवर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला एक ही बात है, एक टेस्ला बराबर 1 बेवर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक सीजीएस पद्धति में भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक सीजीएस सिस्टम में, जो 3 सिस्टम मैंने बताए थे आपको, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एफपीएस से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है कल। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी राशियां हैं जिनके सीजीएस पद्धति में मात्रक अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैंने यथास्थान पर उन चीजों को ऐड किया हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक सीजीएस सिस्टम में गॉस होता है, और एक गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बेवर होता है। श्यानता गुणांक का मात्रक होता है पॉइज, ठीक है। श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइज होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत चालकत्व का मात्रक सीमेंस या ओम प्रति मीटर या ओम पर पावर -1। ये तीनों ही मात्रक हैं, ठीक है, एक ही चीज है। सीमेंस, ओम प्रति मीटर या ओम पर पावर -1, या प्रति ओम इसको बोल सकते हैं। ये विद्युत चालकत्व का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, कई बार पूछा भी गया है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आयोग ने कई बार अपनी परीक्षाओं में पूछा है कि निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि का मतलब क्या है, ऐसी राशि जिसकी कोई भी विमा नहीं होती, जिसको किसी भी मात्रक के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है। या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि विमाहीन राशि का मतलब क्या है कि जिसकी विमा शून्य होती है, ठीक है।
तो ये नाम है कुछ ऐसी राशियों के जिनकी कोई विमा नहीं होती और इनको आपको याद रखना है। जैसे विमाहीन राशियों में विकृति, विकृति की कोई विमा नहीं होती, अपवर्तनांक की कोई विमा नहीं होती, चंद्रशेखर नंबर जो होता है उसकी कोई विमा नहीं होती, कोण की कोई विमा नहीं होती, घन कोण की कोई विमा नहीं होती, आपेक्षिक घनत्व की कोई विमा नहीं होती। अब ये चीजें हो सकता है आपको इनके कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, लेकिन क्योंकि हम पहला चैप्टर कर रहे हैं, मात्रक और राशियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजों बिल्कुल एक टॉपिक के रूप में आपको आगे देखने को मिल जाएंगी, तो वहां से सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। विशिष्ट ऊष्मा की कोई विमा नहीं होती, पॉइजन रेशियो की कोई विमा नहीं होती, विकृति की कोई विमा नहीं होती, अपवर्तना की कोई विमा नहीं होती। मैंने एक चीज आपसे कही है, उसको ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा है कि ये क्लास देखने के बाद में अपनी घटना चक्र का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जरूर लगाना, आपको पता चल जाएगा कि क्लास की वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं मतलब अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतनी सी चीज बता रहा हूं कि यही चीजें आपको किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के द्वारा और डिजिटल बोर्ड पर बड़े हाव भाव के साथ में बताई जा रही होती, तो आप इन चीज़ों को देख रहे होते, ट्रस्ट कर रहे होते। कहीं ना कहीं जब आपके पास में जो वॉल्यूम है लोगों का या नंबर है, आपके चैनल पर जो सब्सक्राइबर हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी वर्तमान समय में, जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता कि किसी भी चैनल पर जो सब्सक्राइबर होते हैं वो उसकी किसको बताते हैं कि उसकी साख को व्यक्त करते हैं कि ये व्यक्ति कितना बढ़िया है, कितना अच्छी तरीके से जो है काम करता है, या इसके कंटेंट में कितना दम है। ये कहीं ना कहीं किससे जज किया जाता है, उसके सब्सक्राइबर से जज किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मैं अब धीरे धीरे समझ रहा हूँ यूट्यूब के एल्गोरिदम को, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा एल्गोरिदम है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे चैनल यूट्यूब पर बहुत सारे देखे हैं जिनके कंटेंट में बहुत ही शानदार चीज़ें, मतलब बहुत ही अव्वल दर्जे की चीज़ें जो लोग तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनको दो लोग भी नहीं देख रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं या तो ये हो सकता है कि बहुत से लोग ऐड कैंपेन करते हैं, ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंचती हैं, या किसी को एल्गोरिदम या वीडियो अपलोड किस तरीके से करना है, क्या करना है, जैसे हमें तो हम डायरेक्टली वैसे ही अपलोड कर देते हैं, कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाते क्योंकि टेक्निकल जो नॉलेज है वो थोड़ी सी कम है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये इतनी बेकार चीज़ें मैं आपको परोस रहा हूँ कि जिनको इतने कम लोग देखें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हैरानी होती है, थोड़ा सा एक कह सकते हैं संशय होता है कभी कभी, तो उसको और बेहतर करने के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, किसी भी सब्सक्राइबर से या किसी भी चैनल पर आपको किस तरीके से, या मतलब कह सकते हैं कि एक पैनल लगा करके, डिजिटल बोर्ड लगा करके चीज़ें बताई जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं योग्यता का या कह सकते हैं क्वालिटी का वास्तविक परिचायक उसको नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो मैं बस इतनी ही गारंटी लेता हूँ अपनी कि आप क्लास देखिए, क्लास का कंटेंट देखिए, उसके बाद में जो PYQ है उसमें उसी पार्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे या आपके पूर्वावलोकन उसमें आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा क्लास में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मतलब नहीं होनी चाहिए थी या कोई कमी थी, वो नहीं, मतलब वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से पहले से ही उसको क्लियर करके चल रहा हूँ। आपके क्वेश्चंस जो हैं वो छूटेंगे नहीं, इसका पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाए कि आपके कम से कम क्वेश्चन ऐसे हों जो बचे, नहीं तो सारी सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। अब यहाँ से देखते हैं महत्वपूर्ण मात्रक एवं इकाइयाँ। अगर आपने PYQ लगाए होंगे तो आपको पता होगा यहाँ से बहुत सारी चीज़ें काफ़ी बार पूछी गई हैं, जैसे एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम 10 पे पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम एक तरह से कह सकते हैं ये अत्यंत छोटी दूरियों को मापने का एक मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अत्यंत छोटी दूरियां होती हैं, विशेष रूप से तरंग दैर्ध्य वगैरह जो मापी जाती है वो एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है, और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, और ये चीज पूछी गई है। ठीक है, खगोलीय इकाई खगोलीय इकाई इसको बोलते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई मतलब AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई जो है ये किस काम में आती है या इससे क्या मापा जाता है, तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी का मापन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में किया जाता है। एक लाइट ईयर जो होता है, प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश वर्ष के द्वारा हम खगोलीय दूरियों का मापन करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो दूरियां होती हैं उनका मापन हम प्रकाश वर्ष में करते हैं, और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। पारसेक खगोलीय दूरी मापने का जो है एक इकाई है। पारसेक याद रखेंगे, एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर, यानी एक पारसेक जो होता है वो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
बैरल, जिसका नाम आपने सुना होगा, बैरल। बैरल क्या होता है? बैरल एक प्रकार का खाली बेलनाकार सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, और बैरल एक इकाई है जिसमें जिसके द्वारा कच्चे तेल का मापन किया जाता है। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तेल का मापन करते हैं हम बैरल में, ठीक है, पानी बैरल में नहीं मापा जाता है, याद रखिएगा। जैसे जो कच्चा तेल या क्रूड ऑयल जो होता है वो हमेशा बैरल में मापा जाता है। तो एक बैरल जो है 159 लीटर के बराबर होता है। एक गैलन जो होता है, गैलन, वो 3.785 लीटर के बराबर होता है। गैलन बैरल दोनों समझ लीजिएगा। मोल, मोल पर आते हैं। मोल क्या है? एक मोल जो होता है वो पदार्थ की ऐसी क्वांटिटी है, पदार्थ की ऐसी मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 हो, ठीक है। और 6.023 इंटू 10⁻23 इसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो नियतांक इसको कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में डॉप्सन। डॉप्सन, डॉप्सन क्या है? ये वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा का मापन इसमें किया जाता है डॉप्सन इकाई में, ठीक है। क्यूसेक, क्यूसेक के द्वारा जल के प्रवाह की, जल के बहाव की माप जो है वो ज्ञात की जाती है। एक क्यूसेक किसके बराबर होता है? 1 फीट क्यूब पर सेकंड के बराबर होता है। 1 फीट क्यूब पर सेकंड इज इक्वल टू 1 क्यूसेक। बार कई बार पूछा गया है। ये दाब या दबाव जो होता है उसको मापने का मात्रक होता है, और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, एक बार 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ठीक है। ये वायुमंडलीय दाब का मापन होता है। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट होता है ये विभवांतर का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। शक्ति का मात्रक वॉट होता है। मेगावाट का मतलब क्या है? 1 मेगावाट 10⁶ वाट के बराबर होता है, ठीक है। वॉट किसका मात्रक है? शक्ति का, पावर का मात्रक है। और 1 मेगावाट 10⁻6 वाट के बराबर होता है। हॉर्स पावर जो है ये पूछा गया है। हॉर्स पावर यानी हॉर्स पावर जो है ये किसका मात्रक है? ये शक्ति का मात्रक है। और 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? ये 746 वॉट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर में, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 मेगाजूल होता है। 3.6 मेगाजूल किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और इसको अगर हम वाट में चेंज करेंगे तो ये लगभग 1000 वाट के आसपास हो जाएगा, ठीक है। मैक जो होता है ये अति तीव्र चाल मापन इकाई होती है। बहुत ज़्यादा तेज कोई चीज़ चलती है, खास करके वायुयानों की गति जो होती है वो मैक में मापी जाती है, ठीक है। तो अति तीव्र चाल जो होती है उसको मापने की इकाई होती है मैक। एक मैक जो होता है किसी माध्यम में ध्वनि की चाल के बराबर होता है। एक मैक जो होता है किसी माध्यम में, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होता है। एक मैक से जो ज़्यादा की चाल होती है, एक मैक से ज्यादा की चाल होती है। 1 मैक से ज्यादा की चाल का मतलब क्या है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल से ज्यादा वाली जो चाल होती है उसको सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। 1 मैक से ज्यादा की चाल होगी उसको हम सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। और 5 मैक से ज्यादा की चाल को हम हाइपरसोनिक स्पीड बोलते हैं, ठीक है। 1 मैक से ज्यादा की चाल सुपरसोनिक होती है, 5 मैक से ज्यादा की चाल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। डेसिबल क्या है सर? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का मापन भी डेसिबल में किया जाता है। कैलोरी, भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करते हैं। 1 AMU ये पूछा गया है। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये किसके बराबर होता है? ये 931 MeV के बराबर होता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? ठीक है, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁷ अर्ग होते हैं। डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर से जो है लेंस की शक्ति का मापन किया जाता है। और एक डायोप्टर का अर्थ क्या है? 1 मीटर फोकल लंबाई वाले लेंस की शक्ति का मतलब है एक डायोप्टर। एक नॉटिकल माइल जो होता है, एक नॉटिकल मील जो होता है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। और ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी हैं क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। ये हैं जो 10 की पावर होती है, ठीक है, उनके जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कहीं पर डेसी लिख रहा है तो उसका मतलब है वो क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है? वो आपको 10⁻⁻1 बताने की कोशिश कर रहा है। सेंटी जहाँ पे लिख रहा है तो वो 10⁻⁻2 बता रहा है आपको। मिली पावर 3, माइक्रो
ये पावर 6 हो जाएगा माइनस में। नैनो का मतलब 10⁻⁻9, पिको का मतलब 10⁻⁻12, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होता, जिनको आप छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं, ये प्रीफिक्सेस और इन प्रीफिक्सेस से रिलेटेड जो 10 की पावर है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी राशियों को चेंज करने के लिए इनका यूज़ जो है आप कर सकते हैं। जैसे आरओ में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यक्ति की लंबाई इतने नैनोमीटर में, ठीक है, इतने नैनोमीटर है, तो फुट में उसकी लंबाई कितनी होगी, इस तरीके से कोई क्वेश्चन था। तो नैनो आपको पता होना चाहिए कि नैनो जहाँ पे आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो 10⁻⁻9 की बात कर रहा है, 10⁻⁻9 की बात कर रहा है। तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे पिको का मतलब -12 पावर, फेमटो का मतलब 10⁻−15, एटो का मतलब 10⁻−18। अब यहाँ से आगे की जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जैसे जेप्टो, योक्टो, योट्टा, जेट्टा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मुख्य रूप से आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो यहाँ से यहाँ तक तो पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यानी डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इनकी जो ये जो प्रीफिक्सेस के नाम हैं, ये उपसर्गों के जो नाम हैं, ये 10 की कौन सी पावर को डिनोट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और बाकी का आज का ये पहला क्लास था जिसमें हमने राशियां, मात्रक और मापन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास किस तरीके का आपको लगा, क्या चीज़ें यहाँ से और बेहतर तरीके से करी जा सकती हैं, वो अपने सुझाव जो होंगे, अपना फीडबैक जो होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो है चीज़ें मैं फिर आपसे बता रहा हूँ बहुत जल्दी, मतलब मैक्सिमम 10 दिन का टाइम लगेगा, 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा। 10 से 12 दिन में आपका पूरा का पूरा फिजिक्स जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को अब की बार पहले से एडवांस में तैयार किया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मंडे से मुझे दूसरी सब्जेक्ट भी लेकर के चलनी है, तो उस पर मैं 2 दिन काम कर लूँगा। आज और कल संडे है तो कल घर पे ही रहेंगे। तो आज और कल में जो दूसरी सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, संभवतः मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है यहाँ से प्रोवाइड करने पर विचार कर रहा हूँ। और आप भी अपने सुझाव दीजिएगा आपके हिसाब से। जितने ज़्यादा जो सजेशन आएंगे जिस चीज़ को लेकर के, वही चीज़ जो है नोट्स फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। बस पॉलिटी की मत कहिएगा, क्योंकि पॉलिटी मैं पहले से ही आपको करा चुका हूँ। अब यह है कि हर साल पॉलिटी बदल तो जा नहीं रही है कि हर साल उसको नई तरीके से कराया जाए। तो पॉलिटी मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको दे चुका हूँ, पीडीएफ दे चुका हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पीसीएस प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन, यानी मैं बता रहा हूँ कोई एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो कहीं पे मिले ही नहीं, तो वो उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा। बाकी जो है 95% क्वेश्चन आपको उसी पीडीएफ से मिलेंगे। पिछले 2023 के पीसीएस में भी सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं मिला मेरी पीडीएफ से, और मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको चेक करके देख लीजिए, पब्लिकली डली है। ये नहीं कि मेरा कोई ऐप हो तो उस पर मैंने अलग से डाल रखी हो, तो कुछ विशेष जो पेड स्टूडेंट हैं उन्हीं को पता हो। तो मेरा कोई पेड और फ्री वर्जन कुछ नहीं है, मेरा जो है वो यही है। आप जानते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो सब चीज़ जो है वो पब्लिक है, वो आप सभी जानते हैं। जैसे एनसीईआरटी है तो वो भी ऐसे ही मैंने डाल रखी है। तो सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, मतलब पब्लिकली हैं, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात या ऐसी वैसी बात नहीं है। तो आप कमेंट करना तो ऐसी चीज़ों को लेकर करना जो मैंने नहीं कराई हो। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री की बोलेंगे तो फिलहाल मैं नहीं करा पाऊंगा आपको, मैं ऑनेस्टी से बता रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस थोड़ी पुरानी है, लेकिन आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है, सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट रिसेंटली मैंने आपको बिल्कुल अपडेटेड वे में कंप्लीट करा ही दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स हैं, एनसीईआरटी हो या कुछ जो सामान्य चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। नोट्स भी मैंने टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, तो अलग से उन चीज़ों के बारे में काम करने की आवश्यकता नहीं है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी पर अलग से काम नहीं किया गया है थोड़ा सा, तो मैं विचार कर रहा हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कराऊँ और साइंस आपकी यहाँ से चलती रहेगी। बाकी जो चीज़ें पहले से चैनल पर अवेलेबल है उनको आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और भी जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो यहाँ से समय समय पर आपको जो है प्रोवाइड की जाती रहेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और अगर चैनल पर जो कंटेंट है वो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।